हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है ये केवल एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो वीडियो है केवल सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, होस्टल वार्डन या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर होने वाला कोई एग्ज़ाम के लिए है। ये पूरे इंडिया भर में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन यूपीएससी भी बोल लो या फिर कोई सा भी स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, सारे एग्ज़ाम्स के दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो टॉपिक है जिसका नाम है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ से संबंधित आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे, जब अंग्रेज आए थे, तो अपना गवर्नर जनरल नियुक्त किया करते थे। ठीक है, जो कि भारत की आज़ादी तक रहे। तो जितनी भी घटनाएं हुई वो उन्हीं गवर्नर जनरल या वायसराय के समय ही घटित हुआ। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम ये गवर्नर जनरल को देखेंगे तो साथ ही साथ उनसे संबंधित जो हिस्ट्री रहा है, जो घटनाएं रही है, उन सब के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मैंने दिया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको उस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना है। 10 क्वेश्चन है, 10 में से आप खुद को चेक करें कि 10 में से कितना सही हो रहा है। ठीक है, अगर गलत हो रहा है तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितना भी मैं फैक्ट इंक्लूड किया हूँ ये सबको आपको याद करते चलना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ये अवश्य ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 10 का 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो थोड़ा डीप एनालिसिस किया है ये सारे टॉपिक्स का वही आंसर दे पाए। ठीक है, क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में लिया। क्या ये कथन सही है? दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किया था। क्या दूसरा कथन सही है? कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है? पहला, दूसरा, 1 और 2 दोनों असत्य है या फिर 1 और 2 दोनों सत्य है? चारों में से कौन सा सही होना चाहिए? वीडियो को पॉज करें और पहले आंसर देने की कोशिश करें और कमेंट करें कि किसका ये सही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन को और मेरा आंसर को देखेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन जो है सत्य है। ठीक है, क्योंकि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर, बोल रहा हूँ, गवर्नर जनरल नहीं बोला है मैंने अभी। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव के समय ही बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, क्या आपको पता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आप कमेंट में बताएं कि कौन से ईयर में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो 1765 ईस्वी में क्या किया था कि एक संधि हुआ था जिसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इस इलाहाबाद की संधि में जो रॉबर्ट क्लाइव था वो मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था उसको अपने संरक्षण में लिया था। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, कमेंट में बताएं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। अच्छा, जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो इसमें कौन कौन लड़ा था? आप पहले कौन से ईयर में हुआ था आप कमेंट में बताएं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक है, तो बक्सर का बीच जो युद्ध हुआ था, पहले तो एक साइड अंग्रेज़ थे और दूसरे साइड में कौन कौन था? तो मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम के साथ साथ कौन था? अवध का नवाब। जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उतना ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगा तो आपको सुनना भी है। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। ठीक है, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। और मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये तीनों एक साथ थे बक्सर के युद्ध में। एक साइड अंग्रेज थे, ठीक है, और दूसरे साइड में कौन से? ये सब थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था बक्सर का। कब हुआ था? तो मैं लिख देता हूँ, 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब जब 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ था तो इस समय जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन किया था? तो अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व करने वाला था वो हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो जो है वो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था। और इधर से, ठीक है, बंगाल के साइड से इन्होंने नेतृत्व किया था, जिसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो इन दोनों में जो अंग्रेज़ हैं वो फाइनली विजय होगा ही। ठीक है, तो इतना चीज़ याद रखिएगा। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन क्या हो गया?
ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होगा। और जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बंगाल में द्वैध शासन चलाया था। अच्छा, द्वैध शासन था क्या, थोड़ा सा ये भी आप समझ लीजिए कि बंगाल में जब द्वैध शासन किसके द्वारा चलाया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा चलाया गया था। इसमें दो तरह का शासन, द्वैध का मतलब दो तरह का शासन। एक जो शासन चलाएगा वो कौन चलाएगा भाई, जो बंगाल का जो नवाब होगा वो चलाएगा, क्या उनकी अधिकार था वो भी बताऊंगा। और दूसरे साइड से कौन होगा, जो कंपनी, ठीक है, अंग्रेजों के साइड से कंपनी, जो अंग्रेजी कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका, ठीक है। तो जो नवाब थे उनका बस कार्य ये था कि वो अपना जो शासन चलाएंगे, ठीक है। केवल शासन चलाने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किसको दी गई थी, नवाबों को दिया गया था। बाकी जितना राजस्व से संबंधित जितने भी अधिकार क्षेत्र थे वो सब कंपनी के हाथों में थी। जैसे कि राजस्व वसूलना, जो राजस्व वसूली होती है वो किसके पास था, कंपनी के पास का। जो सैनिक संरक्षण, ठीक है, सैनिक संरक्षण, सैनिक की जितनी भी संरक्षण की बात कर लो, या फिर जितनी भी सैनिक की क्षमता थी, या फिर जो सैनिक से संबंधित जो कुछ भी कानून बना सकती थी वो कंपनी बना सकती थी, नवाब उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। या फिर विदेशी मामलों से संबंधित जितने भी अधिकार थे वो सब किसके पास थे, कंपनी के पास थी। मतलब आप ये कह लो कि पूरा जो महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र थे वो सब कंपनी के पास चले गए थे, परंतु केवल नाम का शासन चलाने का अधिकार किसको, नवाब को दे दिया गया था, ठीक है। अब जब राजस्व जिसके पास होगा वही पावरफुल होगा, सैनिक संरक्षण भी इन्हीं के पास था, तो अब नवाब कर ही क्या सकता था। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसका किसका पहला क्वेश्चन सही हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। 4 में से जो असत्य विकल्प है, जो गलत है, उसको पहचानना है आपको। पहला है, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में 1781 में प्रथम मदरसा स्थापित किया था। क्या ये कथन सही है। दूसरा, 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, रचना नहीं, यहाँ पे स्थापना लिख दीजिए, स्थापना की थी, ठीक है। तीसरा, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। और चौथा, वॉरेन हेस्टिंग ने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दी थी। इसमें से सही आंसर कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए अब इसका जो सही आंसर है वो मैं बताता हूँ। देखिए, इसका जो असत्य कथन है, जो गलत आंसर है, जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाई थी। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग के जगह अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस होता तो बिल्कुल सही होता, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही ऐसा किया था कि क्योंकि जो कर्मचारी थे, जो कंपनी के कर्मचारी थे, उनको विशेष तरह के छूट तो प्राप्त थे ही, उनको ना कर देना होता था ना किसी भी तरह का, इसलिए वो क्या करते थे, मार्केट में अपना व्यक्तिगत व्यापार भी साथ साथ चलाते थे, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत तरह का प्रॉब्लम्स जो है कंपनी को आने लगी थी, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉर्नवालिस था उसने क्या किया कि कर्मचारियों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया कि नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से व्यापार नहीं कर सकते, आप कंपनी के कर्मचारी की तरह ही व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉर्नवालिस ने ऐसा किया था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और बाकी जो पहला, दूसरा और तीसरा ABC जो ये तीनों ऑप्शंस हैं, ये जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के संबंध के समय होने वाली जो घटनाएं हैं ABC याद रखिएगा, ठीक है ना। ABC किसके, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, पहला तो बिल्कुल सही है कि वॉरेन हेस्टिंग के समय ही कोलकाता में, मतलब वॉरेन हेस्टिंग ने ही कोलकाता में एक मदरसा की शुरुआत किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, मुस्लिम में शिक्षा के विकास के लिए, ठीक है। और क्या ये भी जोनाथन डंकन वाला भी सही है, 1782 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी। ये सारे फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये वाला भी बिल्कुल सही है कि द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा और कुछ समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल बात को आप ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग जो था ना, ये वॉरेन हेस्टिंग, इसका कार्यकाल अगर आपसे पूछ दे तो आप याद रखिएगा 1774 से लेके 1785 तक था वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल का देखिए 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसी के समय से जो बंगाल का गवर्नर होता था उसके पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया था, ठीक है। ये पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर था
उसके पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, याद रखिएगा। अब जब गवर्नर जनरल बनाया गया था तो इसमें क्या किया गया था कि जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर होते थे ना, कहाँ कहाँ का बोल रहा हूँ मैं, मद्रास और बम्बई, ठीक है, के जो गवर्नर होते थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, मतलब वॉरेन हेस्टिंग के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को कर दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार आप ये कह लें कि वॉरेन हेस्टिंग जो था प्रथम गवर्नर जनरल था, जो कि कंपनी के अधीन, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1785 में एक चीज़ जो वॉरेन हेस्टिंग के समय ही क्या हुआ था, 1785 ईस्वी में, कि विलियम विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, किसने किया था? विल्किंस, याद रखिए, विल्किंस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया, कितने का सही हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सारे फैक्ट को भी आपको याद करते चलना है और एक जगह जो ये अलग इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन भी करते चलना है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल करने के लिए भारतीय पदाधिकारी राय रायन की नियुक्ति की थी? ठीक है, ये एकदम यूनिक क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, ये चार में से कोई एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने क्या किया था कि जो भी लगान वसूल किया जाता था उसके हिसाब के लिए एक अलग ही तरह के पदाधिकारी की नियुक्ति किया था, जिसका नाम था राय रॉयन। ठीक है, नाम नहीं है, एक तरह के पद का नाम है। तो किसने नियुक्ति की थी आपको ये बताना। लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेलेस्ली, किसने किया था? ठीक है, कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने ही इस पद को की नियुक्ति की शुरुआत की थी। अच्छा, ये राय रायन की जो पद थी इसका सबसे पहले प्राप्त किसको हुआ था? तो एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, राजवल्लभ। ठीक है, राजवल्लभ। ये राजवल्लभ कौन था? तो जब आप पलासी का युद्ध देखेंगे, ठीक है, सिराजुद्दौला के समय का, जब पलासी का युद्ध देखेंगे तो उसमें जो अंग्रेज़ों का साथ देने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था राय दुर्लभ। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो याद रखें। तो राय दुर्लभ का ही पुत्र है कौन? राजवल्लभ, जिसको वॉरेन हेस्टिंग ने राय रायन की पदवी जो है या फिर के पद पर नियुक्ति किया था। ठीक है, अच्छा, पलासी का युद्ध कब हुआ था आप कमेंट में बताएं। ठीक है, पलासी का युद्ध जो है कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था आप कमेंट बताएं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? वॉरेन हेस्टिंग हो गया। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को हमको पता है कि इसको भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा भाई, ये कभी पूछ देता है, अगर अचानक से नहीं बनता है ना तब बहुत ज़्यादा अखरता है उस समय। ठीक है, नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1793 ईस्वी में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, एक कॉर्नवालिस कोड का शुरुआत किया था। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत किया गया था। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड जिसका संबंध किसके साथ? तो शक्तियों का पृथक्करण, याद रखिएगा, शक्तियों का पृथक्करण। यहाँ पे आवाज़ को भी आप सुने और लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उतना क्लियर शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत की थी, जो कि शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित याद था। ठीक है, याद रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग, अच्छा, सर जॉन शोर किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा, इनसे एक संबंध, ये अहस्तक्षेप की नीति लाया था इन्होंने। ठीक है, जो सर जॉन शोर थे उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति। और वॉरेन हेस्टिंग के बारे में तो हम कितना सारा चीज़ अभी देख चुके हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, और पहले के क्वेश्चन में भी हमने देखा था। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, एक सहायक संधि की नीति को लाया था इन्होंने। ठीक है, सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि की नीति किसने लाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था, याद रखिएगा। फिर अच्छा, एक चीज़ पूछ देगा आपसे कि जो सहायक संधि है इसको अपनाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? तो याद रखिएगा, हैदराबाद। ठीक है, 1798 ईस्वी में, 1798 में हैदराबाद जो था वो सहायक संधि की नीति को स्वीकार करने वाला पहला था। इसके बाद में 98 में मैसूर भी आ गया। ठीक है, और तंजौर, मैसूर और जो तंजौर था ये दोनों 1700
1799 ईस्वी में सहायक संधि की नीति को अपनाया था। सहायक संधि की नीति के अंतर्गत जो भारतीय राजा होते हैं, शासक होते थे, उनको बोल सकते हो कि अंग्रेज़ों की स्वाधीनता को स्वीकार करना पड़ता था। ठीक है, अंग्रेज़ के अधीन रह के उनको कार्य करना पड़ता था। ठीक है, जो भी सैनिक शक्ति होता था वो अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। ठीक है, अंग्रेज़ ही उनको बचाव रखने का कार्य करेंगे। ठीक है, जब भी युद्ध की बात होगी तो अंग्रेज़ उनकी सहायता करेंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ का था। मैं कभी डिस्क्रिप्टिव वीडियो लाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि सहायक संधि की नीति क्या थी। अभी याद रखिएगा कि सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेस्ली के समय आया था। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, इंदौर के जो होलकर थे, ठीक है, इंदौर के जो होलकर थे, इन्होंने सहायक संधि की जो नीति थी उसको नहीं अपनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा हाँ, जो लॉर्ड वेलेस्ली जो था ना, वेलेस्ली, वो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, अच्छा हाँ, इसका आंसर क्या हुआ आप कमेंट में करें। पलासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, पलासी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़ा था भाई? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, याद रखिएगा। जब बक्सर के युद्ध के बाद जब संधि हुई थी तब रॉबर्ट क्लाइव आया था इलाहाबाद की संधि के समय, परंतु जब पलासी की युद्ध हुई थी जो कि बक्सर से पहले हुई थी, इसमें रॉबर्ट क्लाइव ही अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था। और बंगाल के जो नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के जो इनके सेनापति वगैरह थे, जो इनके राज दरबारी थे, वही उनके साथ धोखा कर देते हैं, अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 23 जून 1757 पहले पलासी का हुआ था, इसके बाद बक्सर का हुआ था। ठीक, कन्फ्यूज़न नहीं, पहले प आता है, इसके बाद ब आता है। ठीक है, बक्सर 1764 में हुआ और पलासी 1757 में हुआ। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प कौन सा है? ठीक है, असुमेलित विकल्प। ठीक है, एक साइड में हमारा प्रसिद्ध युद्धों का नाम दिया गया है और इधर साइड हमको गवर्नर जनरल का नाम दिया गया है। ठीक है, कि वो युद्ध जो है किसके समय हुआ है, हमको ये इसमें असुमेलित की पहचान कर देना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 के बीच में हुआ था, किसके समय में हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82 के बीच में हुआ था, किसके समय? अगर याद हो तो आप बता सकते हैं। पलासी का युद्ध 1757 किसके समय में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 86 किसके समय में हुआ? अगर ऐसा आपको याद होगा तो आप सही तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसमें से एक तो अभी मैंने बताया कि पलासी का युद्ध 1757 में 23 जून 1757 में हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय, तो ये तो हमारा एक मिल गया कि सही है, परंतु हमको असुमेलित की पहचान करना है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? ठीक है, तो मैं बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है ना, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ऑकलैंड के समय नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो हुआ था ये हेस्टिंग्स के समय हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। ठीक है, तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स तो 1773-74 के आसपास आया था और ये नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814 से 16 के समय, तो इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब? 1814 से 16 के बीच में। 1816 में इसकी संधि हो गई थी। ये जो संधि हुई थी वो था, उसका नाम था संगौली की संधि। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है ना, संगौली की संधि किसके समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। ये संधि कब हुआ था? तो 1816 के अंदर हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ऑकलैंड के समय क्या हुआ था? तो एक याद रखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था, 1839 से 42 के आसपास हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये तीनों का तीनों सही है कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। ईयर अगर याद रखेंगे, अगर आपको गवर्नर जनरल का कब से कब तक कार्यकाल है, तब भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। वॉरेन हेस्टिंग मैंने अभी बताया कि 1773-74 के आसपास से 82 तक गया था, तो ये ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के समय ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसमें नो डाउट सब सही है। ठीक है, और जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना, वो कौन से संधि से ख़त्म हुआ था? तो मैं चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, ये था सलबाई की संधि। ठीक है, सलबाई की संधि के तहत
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो समाप्त हुआ था, ये जो हुआ था 1782 में ही सलबाई की संधि हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, ठीक है। सी पलासी का युद्ध तो हमने पीछे थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लिया था रॉबर्ट क्लाइव के समय। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, और इसमें जो अंग्रेज़ थे वो जीत गए थे, ठीक है, जो अंग्रेज़ थे वो विजयी हो गए थे, ठीक है। तो ये सबको भी आपको याद रखना है। किसका किसका सही हुआ, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, पता नहीं किसी का सही हुआ भी कि नहीं, क्योंकि इतना एग्जैक्ट डाटा अगर याद होगा तो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मैडकॉफ या फिर लॉर्ड डलहौजी, किसके समय? ठीक है, वीडियो को पॉज करें और सही आंसर दें। सती प्रथा से संबंधित एक व्यक्ति का नाम आपको याद होगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय का बहुत ही बड़ा योगदान था भारत से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ब्रह्म समाज की, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको बताना है कि गवर्नर जनरल कौन था, वो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही, ठीक है, कह लीजिए कि सती प्रथा को बैन किया था, समाप्त किया था। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल अगर देखेंगे तो 1828 से लेके 1835 तक का कार्यकाल है इनका। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिल के ही सती प्रथा को समाप्त किया था। तो अगर पूछेगा कि इसके खिलाफ एक धारा 17, ठीक है, धारा 17 के तहत, याद रखिएगा ये धारा 17 के तहत जो अधिनियम था, जो अधिनियम या कानून था, उसके धारा 17 के तहत ही सती प्रथा को समाप्त किया गया था एक कानून बनाकर, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि बंगाल का, इनके बारे में बता रहा हूँ, बंगाल का कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमने देखा वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब क्या हुआ 1833 में, देखिए कार्यकाल को देखिए 1828 से 1835 है, तो 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था, तो इस चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बदल के उसका नाम को भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया था, ठीक है। और भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन थे पहला? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत का पहला गवर्नर जनरल हो गए। अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। बंगाल बोलेगा, बंगाल का तो अंतिम, तो यही बेंटिक, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये सब आपको याद रखना और ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय तो आप पहले भी हमने देख लिया था, 1857 के क्रांति के समय ही हमने देखा था, ठीक है, कि 1857 के क्रांति किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, हमने इस सब को डिस्कशन कर लिया था। इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम था, जिसके तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके पद को क्या बदल दिया गया था? वायसराय कर दिया गया था। और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के पहले वायसराय हुए, हमने पहले डिस्कशन कर चुका है, ठीक है। जो चार्ल्स मैडकॉफ हैं, इनको भारतीय प्रेस, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इनको, ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है, ठीक है, चार्ल्स मैडकॉफ को। लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ याद रखिएगा, ये जो है व्यपगत का सिद्धांत लाया था, ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत, इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है इसी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत जो पहला जो बोल सकते हैं शासन था, पहला जो राज्य था वो था सतारा, ठीक है। सतारा को सबसे पहले हथिया लिया गया था व्यपगत सिद्धांत के तहत 1848 में, ठीक है, कब? 1848 में। फिर 1856 में एक चीज़ याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कई बार कि ऐसा कौन सा शासन था या कौन सी ऐसी राज्य थी जिसे कुशासन का आरोप लगाकर व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत हथिया लिया गया था, ठीक है, या फिर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, तो वो था अवध, ठीक है।
अवध का उस समय जो नवाब था जिसका नाम था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। तो इस वाजिद अली शाह के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया और अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था पूरा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है इसका आंसर आप सही दिए होंगे। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब इस क्वेश्चन में हम बेसिकली स्पेसिफिकली किसके बारे में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जानने वाले हैं। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध, या फिर शिशु हत्या पर प्रतिबंध कह लीजिए, फिर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना, प्रथम जनगणना और ठगी प्रथा का अंत। इसमें से कौन सा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय नहीं हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो शिशु बालिका हत्या पर अंत तो का प्रतिबंध जो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाया था, ये कथन जो है सही है। अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था। ठीक है, किसके कहने पे, तो मैकाले के, लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया, ये कथन भी सही है। ठीक है, तीसरा जो है प्रथम जनगणना करना, ये वाला जो ही ये कथन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो प्रथम जनगणना हुआ था वो कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था। किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में पहली बार जनगणना भारत के अंतर्गत हुई थी। तो ये वाला हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठगी प्रथा का जो अंत है वो 1830 में हुआ था। ठीक है, कर्नल स्लीमैन की सहायता से किया गया था। किसके द्वारा, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही। ठीक है, नाम लिखता हूँ, कर्नल स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आज का है कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था। ठीक है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण की स्थापना किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड मेयो। कौन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। अच्छा चलिए, तब तक मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसका आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, इस चारों वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न ये है कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया था। ठीक है, जनगण मन पहली बार कब गाया गया था, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ठीक है, अगर इसका आंसर सही होगा तो वेरी गुड, क्योंकि अभी तक 7 प्रश्न हो चुका है। 7 में से किसका कितना सही हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड मेयो में इसका सही आंसर क्या होगा, किसके समय पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी, सार्वजनिक निर्माण सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय ही याद रखिएगा एक लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा विभाग का स्थापना कब, 1854 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारी गलतियां किया था। जब ये गया तब लॉर्ड डलहौजी के बाद ही लॉर्ड कैनिंग आया, जो कि ये जितनी भी गलतियां इसके द्वारा की गई थी वो सारे गलतियों का भरपाई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हो गई। ठीक है, वो पूरी क्रांति जो है इसके समय किए गए जो गलतियां था, जो इनकी नीतियां था, वो उसका भुगतान लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही कलकत्ता से लेके आगरा, ठीक है, कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत किया गया। ठीक है, तार सेवा का शुरुआत किया गया बिजली से संचालित। ठीक है, किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में। ठीक है, 1853 में। और
रेलवे का भी विकास जो है डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में ही हुआ, ये तो आपको पता ही है, नहीं भी पता होगा तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें। लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या हुआ था, नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, याद रखिएगा। कैनिंग के समय तो हमने देखा ही है कि 1857 की क्रांति हुई थी, ये सबको आपको याद करना है, ठीक है। ठीक है, अब चलिए लॉर्ड डलहौजी में हमने क्या देखा कि पीछे के क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, व्यपगत का सिद्धांत लेके आया था, उसी को राज्य विलय नीति भी कहते हैं, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय जो नीति आई थी उसको राज्य विलय नीति भी कहते हैं, ठीक है, राज्य विलय नीति। अब क्या हुआ था, कैनिंग के समय क्या किया गया था, जो राज्य विलय नीति या फिर इसी को कह लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यापगत का सिद्धांत कह लीजिए, ये जो लॉर्ड कैनिंग था उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। फिर लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1856 में, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था कब, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया था, ठीक है। तो पहली बार जो विधवा विवाह कराया गया था, याद रखिएगा, 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग का जो ये अधिनियम आया था उसी के तहत किया गया था। और किसने करवाया था, कलकत्ता के अंदर, याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा। जिस प्रकार सती प्रथा के अंतर्गत राजा राम मोहन राय को याद किया जाता है, उसी प्रकार विधवा पुनर्विवाह से संबंधित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम जो है अविस्मरणीय है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखना है इतना सारा चीज़, ठीक है। और लॉर्ड मेयो के समय तो हमने देखा कि 1872 में सबसे पहले जनगणना किया गया था, ठीक है। प्रथम जनगणना कब हुआ था, 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। इनके समय का एक दो घटना और याद रखिएगा कि 1872 में ही इन्होंने एक कृषि विभाग की स्थापना किया था, ठीक है, कृषि विभाग का स्थापना लॉर्ड मेयो के समय में ही। और इसी 1872 में ही अजमेर में इन्होंने एक मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया था, ठीक है, अजमेर में, जिसका नाम था मेयो कॉलेज, इसकी स्थापना भी इन्हीं के समय हुआ था। ये सारे फैक्ट को आपको याद करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे केवल फैक्ट को करा दे रहा हूँ तो याद रखिएगा ये ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार से ऐसे क्वेश्चन आपके सामने से गुजर जाएगा और आप फिर बना नहीं पाएंगे, उस समय हमको प्रॉब्लम होता है। अब अगर आप मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए आपका किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको एक वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, आप लैंग्वेज समझ पाएंगे कि लिखना कैसे है। और ये जो फैक्ट्स होता है, इसी फैक्ट्स को तो वहाँ पे अपना एक लैंग्वेज देना होता है, तभी मेंस की तैयारी होती है, ठीक है। लेकिन ये प्री के लिए अगर देखा जाए, किसी भी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सबको हल्के में ना लें, बहुत इंपॉर्टेंटली इसको नोट डाउन भी करें और आंसर भी देने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। पीछे मैं बता रहा था लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डफरिन, किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर वीडियो को पॉज करके जरूर दें और जल्दी जल्दी दें, ठीक है। सही आंसर इसका मैं बताता हूँ कि लॉर्ड डलहौजी ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। भारत में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा डेट 16 अप्रैल 1853, ये डेट याद रखना है। इस समय पहली बार लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बम्बई से ठाणे के बीच में, ठीक है, बम्बई से ठाणे के बीच में पहली रेल चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। याद रखिए किसके समय, डलहौजी के समय, इसीलिए भारत में रेल का जनक कहा जाता है। डलहौजी के कार्यकाल में ही पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया था कब, 1854 में लाया गया था, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया, ये सब इसी के समय किया गया था। डाक टिकट का प्रचलन भी सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में किया गया था, ठीक है। लॉर्ड लिटन के बारे में थोड़ा सा याद रखिए कि ये दिल्ली दरबार का है। सबसे पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, देखिए, एक तो 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार का आयोजन, ठीक है, जिसमें जॉर्ज पंचम भारत आए थे, ठीक है।
ये पहली बार दिल्ली दरबार जो है 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में आयोजित किया गया था, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। पहली बार दिल्ली दरबार कब? 1 जनवरी 1877 ईस्वी को, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ये चीज़ को याद रखिएगा, लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के समय की भी कुछ घटना याद रखिएगा। इनको तो हम देखें पहले, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है इनको। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किनको? लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। ठीक है, और क्योंकि स्थानीय स्वशासन से संबंधित ही इन्होंने एक कानून लाया था। कब? 18 मई 1882 में लाया था। ठीक है, किसने? लॉर्ड रिपन ने लाया था। और इन्हीं के काम हमने देखा कि 1872 में मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुआ भारत के अंतर्गत। लेकिन अगर आपसे पूछते कि नियमित जनगणना किसके समय में हुआ था, तो याद रखिएगा 1881 में भारत में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली बार नियमित जनगणना हर 10 वर्ष में किया जाएगा। ठीक है, तो नियमित जनगणना पहली बार कब? 1881 में। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन के बारे में आपको याद है कि इसी के समय 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। इसलिए 28 दिसंबर को कांग्रेस निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था पूरी तरीके से प्रश्न क्रमांक 8वां का आंसर। अब चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, आज का हमारा 9वां प्रश्न है असुमेलित या फिर अमेलित की पहचान करें। जो लेफ्ट साइड में घटनाओं का नाम दिया गया है और राइट साइड में हमको गवर्नर जनरल या वायसराय का नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए गवर्नर जनरल और वायसराय में ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, है गवर्नर जनरल का पद ही। लेकिन जब 1858 का जब अधिनियम आया, 1857 की क्रांति के बाद, तो वहाँ पे जो गवर्नर जनरल था उसी के पद को वायसराय का नाम दे दिया गया। वायसराय का मतलब ये है कि गवर्नर जनरल ही है भारत का, लेकिन वो जो ब्रिटेन की महारानी होगी, ठीक है, या फिर क्राउन के अंदर जो ब्रिटेन का जो क्राउन होगा, जो शासन होगा, जो राजा होगा, उसके अधीन ही ये कार्य करेंगे, उसके प्रति ये उत्तरदायी होंगे। इसीलिए भारत का गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ था क्या? रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था क्या? या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे घोषित किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था क्या? या चौथा, श्वेत विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन था क्या? इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा है चारों में से जो है सुमेलित नहीं है? वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, आप ईमानदारी से इसका आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपको अपनी तैयारी को ही चेक करना है कि किसकी कितनी तैयारी नहीं तो तैयारी है, क्योंकि आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ वैसे भी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो श्वेत विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड लैंसडाउन के समय नहीं हुआ था, याद रखिएगा। जो श्वेत विद्रोह हुआ था भारत के अंतर्गत वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। अच्छा, ये हुआ क्यों था थोड़ा सा समझ लीजिए। 1883 में 2 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी 1883 में एक इल्बर्ट विधेयक आया था। ठीक है, इल्बर्ट विधेयक या फिर इल्बर्ट बिल आया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल, इसी को इल्बर्ट विधेयक कहा जाता है। इस विधेयक से पहले क्या था कि अगर कोई भारतीय वकील है, ठीक है, कोई भारतीय अगर न्यायाधीश है, कोई वकील है, तो अंग्रेज या फिर जो यूरोपीय लोग थे उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चला सकते थे भारतीय वकील या फिर न्यायाधीश। ठीक है, बस यही था रीज़न। फिर बाद में 2 फरवरी 1883 को क्या किया गया कि लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट विधेयक पारित किया गया। अब इस विधेयक को पारित करने से ये हो सकता था कि जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय न्यायाधीश थे, वो अंग्रेज़ों के या फिर यूरोपियों के विरोध में भी, ठीक है, इनके विरोध में भी मुकदमा लड़ सकते थे, मुकदमा कर सकते थे। ठीक है,
अब इसी के चक्कर में जो यूरोपीय थे उनको बुरा लग गया कि ये विधेयक जो है बिल्कुल तरीके से गलत है, और जो यूरोपीय जो थे, जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने क्या किया था, उसका विरोध किया। जो इल्बर्ट बिल है उसका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, अब जो अंग्रेज जो गोरी चमड़ी के होते हैं, ठीक है, इसीलिए इस विद्रोह को क्या कह दिया गया, श्वेत विद्रोह कह दिया गया। उम्मीद है आपको ये इल्बर्ट बिल समझ में आया होगा। 2 फरवरी 1883 को लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, ये जो लैंसडाउन है, इनके समय का एक घटना आप याद रख सकते हैं कि, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के समय के क्या याद रखना है आपको कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा बनाया गया था। आप नाम सुने होंगे, डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा किसके किसके बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनाया गया था। ठीक है, लैंसडाउन के समय, कब, 1891 में। ठीक है, 1891 में डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, नोट डाउन करेंगे सुन के, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। परंतु बाद में जब विभाजन हुआ तो ये जो अब किसके किसके बीच चला गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये डुरंड रेखा हो गया। तो ये बना किसके समय था, लॉर्ड लैंसडाउन के समय बनाया गया था। ठीक है, उम्मीद है इतना याद रखा होगा। अच्छा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये लॉर्ड इरविन के समय हुआ था, ये बिल्कुल सही है। डेट भी याद रख सकते हैं, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था, ब्रिटेन में, लंदन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस जो था वो भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। ठीक है, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, आई थिंक रैमजे मैकडोनाल्ड थे, याद रखिएगा। तो कांग्रेस उसमें भाग नहीं लिया था। दूसरा भी याद रखिएगा कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो इरविन के समय नहीं हुआ था, लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। किसके समय, लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। कब हुआ था वो भी याद रख लीजिए भाई, ये 7 सितंबर से लेके 10 दिसंबर तक, ठीक है, 1931 में हुआ। ठीक है, ये नवंबर 1930 में और ये 7 सितंबर से 10 दिसंबर 1931 में हुआ। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये 1931 में हुआ, परंतु इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस जो है भाग लिया था। केवल दूसरा ही गोलमेज सम्मेलन ऐसा था जिसमें कांग्रेस भाग लिया था, और गांधी जी इसका नेतृत्व किए थे। कांग्रेस की तरफ से कौन गया था, महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। जब इरविन के समय गांधी इरविन समझौता हुआ, उस समझौता के पश्चात गांधी जी जो हैं वो जाते हैं कहाँ, लंदन, अपनी मांग रखने। परंतु उनकी जो गांधी जी जब वहाँ गए तो उनको लगा नहीं कि यहाँ कुछ आने से फ़ायदा है, तो वापस आके फिर से उन्होंने क्या चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। वो बाद की बात है, हम आगे देखेंगे, बस इतना याद रखिएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो जो तीसरा है वो भी लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही हुआ था, याद रखिएगा। इसमें जो है ये हुआ था 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर के बीच में हुआ था 1932 में। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको याद रखना है। और वापस से ये जो सम्मेलन हुआ, इसमें कांग्रेस फिर से भाग नहीं लिया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे, और भी कई थे, परंतु याद एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और दलितों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समय जो कुलाधिपति थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और 1911 में मैंने फिर पीछे बताया था कि 1911 में भारत के अंदर जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वापस से। ठीक है, इसमें क्या था, जॉर्ज पंचम जो थे, ब्रिटेन के राजा जो थे, जो किंग थे, वो इंडिया आए थे 12 दिसंबर 1911 को भारत आए थे। और इसी समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 का इस दिल्ली दरबार में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 1911 का ये जो दिल्ली दरबार आयोजन हुआ, इसी में डिसाइड किया, क्योंकि इससे पहले जो भारत का जो राजधानी होती थी वो कहाँ, कलकत्ता होता था। ठीक है, कलकत्ता। तो जॉर्ज पंचम जब भारत आ गए तो 1911 में जो राजधानी भारत का कलकत्ता से कहाँ आ गया, दिल्ली आ गया। ठीक है, ये घोषित किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ जाएगी। ठीक है, 1911 में घोषित, परंतु 1912 में ऐसा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा।
और तो ये ठीक है। वो रॉलेट एक्ट चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट आया कब था भाई? तो याद रखिएगा 1917 में आया था, ठीक है। और चेम्सफोर्ड के समय ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को चेम्सफोर्ड के समय ही हुआ था, ठीक है। और 1919 में ही चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। तो ये बहुत सारा चीज़ फैक्ट जो है आप यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ना आपकी एक ऑप्शंस को कितना ज़्यादा एलेबोरेट किया जा सकता है, कितना ज़्यादा उसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे ही हमको सारे ऑप्शंस की एकदम इंडिविजुअल जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हमारा आज 9 प्रश्न हो गया। 9 में से किसका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज का हमारा 10वां प्रश्न, ठीक है, जो कि लास्ट प्रश्न होगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये जो वीडियो है, वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सभी है हालांकि, परंतु ये क्वेश्चन मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है। इसमें किसका सही होता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि असुमेलित विकल्प कौन सा है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझना है हमको। एज ऑफ कंसेंट 1891, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1872, दास प्रथा का अंत 1843 और शारदा एक्ट 1930। इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल असुमेलित है, बाकी 3 जो है सुमेलित है, ठीक है। सही सही इसका आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके पहले आंसर दे लें, इसके बाद इसको वीडियो को ऑन करके फिर से देखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1872 का नहीं है। अगर पीछे का जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया, अगर उसको आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाते हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह, मैंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी नाम पीछे लिया था, वो 1872 में नहीं था, ठीक है, याद रखिए। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये जो अधिनियम था 1856 का है, ठीक है, याद रखिए 1856। किसके समय? 1856 में कौन होगा? क्योंकि 57 में तो 1857 की क्रांति हुई थी कैनिंग के समय, तो 56 में भी जो हमारा गवर्नर जनरल था भारत का वो लॉर्ड कैनिंग था, और इसी के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 1872 किस लिए है? तो याद रखिएगा इस समय लाया गया था नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है। ये नेटिव मैरिज एक्ट कब आया? 1872 ईस्वी में। किसके समय आया था? तो याद रखिएगा उस समय का गवर्नर जनरल था जिसका नाम था नॉर्थ ब्रुक, ठीक है, नॉर्थ ब्रुक के समय लाया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट का सीधी सी मतलब है अंतर जातीय विवाह, ठीक है, कि आप दूसरे जाति में भी विवाह कर सकते हैं, ठीक है। सोचो आज से 200-250 साल पहले की बात ये हो रही है, और आज देखो तो मार काट होते रहता है, ठीक है। तो ये है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थ ब्रुक के समय लाया गया था, जिसका मतलब होता है अंतर जातीय विवाह। इसके बाद पहला है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था? 1891 में आया था। किसके समय में आया था? कोई बता सकता है क्या? याद रखिए लैंसडाउन के समय में आया था, लैंसडाउन, ठीक है, लैंसडाउन के समय में 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। इसके तहत जो लड़कियां हैं, ठीक है, याद रखिएगा लड़कियों का विवाह का उम्र जो है 12 वर्ष निर्धारित किया गया था, ठीक है, याद रखिए कितना? 12 वर्ष निर्धारित किया गया था लड़कियों का उम्र एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत। दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन किसके समय? एलन बरो के समय, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो के समय दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ था, ठीक है। देखिए 1833 में चार्टर एक्ट अधिनियम आया था 1833 के अंतर्गत, उसी के तहत 1843 में जाके दास प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड एलन बरो के समय। और शारदा एक्ट कब आया था? 1930 के तहत लाया गया था। 1930 में कौन होगा? इरविन, लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन भारत का गवर्नर जनरल था 1930 के समय। इसी के समय तो सती प्रथा का भी अंत हुआ था, ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय, तो याद रखिएगा। तो शारदा एक्ट 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय। शारदा एक्ट किस लिए लाया गया था? तो ये भी याद रखिएगा विवाह की उम्र के लिए ही लाया गया था। इसके अंतर्गत जो लड़के थे, ठीक है, लड़कों का जो उम्र है उसको 18 वर्ष कर दिया गया था, निर्धारित किया गया था, और जो लड़कियां थी उनकी उम्र को 14 वर्ष निर्धारित किया गया था, ठीक है। कुछ और शिशु वध
प्रतिबंध जो किया था हम पीछे भी हालांकि देख चुके हैं, बट यहीं पे मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा। शिशुवध प्रतिबंध, ठीक है, ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय किया गया था, ठीक है। ईयर लगभग 1798 से लेकर 1805 के आसपास का है, लेकिन ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय की ये बात है, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने ही शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। और सती प्रथा तो हमने देख ही लिया था, यहाँ पर फिर भी मैं लिख देता हूँ, सती प्रथा का अंत, ठीक है, 1829 ईस्वी में, ठीक है। किसके समय? अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे शायद गलत बोल दिया, 1930 में इरविन के समय विधवा विवाह मतलब शारदा एक्ट लाया गया था, परंतु सती प्रथा भी मैंने शायद यहाँ पे बोल दिया, लेकिन ये 1829 की बात है और ये 1930 के आसपास की बात है। सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। इस प्रकार हमने यहाँ पे टोटल जितनी भी तरह का यहाँ पे प्रथाएं थी भारत के अंदर प्रचलित, उसको प्रतिबंधित करने के लिए कौन कौन सा अधिनियम लाया गया था, कब लाया गया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये सारा चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया। तो ये जो 10 प्रश्न है, इसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो आपके लिए कम से कम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप इतना को अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है यहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी कुछ और गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है, वहाँ से शायद क्वेश्चन मैं नहीं बना पाया क्योंकि वीडियो ऐसे भी बहुत लेंदी हो गया है, तो भविष्य का जो वीडियो होगा वहाँ पे मैं इंक्लूड कर दूँगा। परंतु ये जो मैंने 10 वीडियो के अंदर जितने भी गवर्नर जनरल को एक्सप्लेन किया, किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर वीडियो को स्पीड में करके आप देख लेना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है ना। और इस वीडियो को कई बार भी आप देख सकते हैं क्योंकि आपसे इसका रिवीजन बार बार होगा तो ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएगा, ठीक है। 10 में से आपका कितना सही होता है कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।